हेलो एवरीवन। तो ये हम लोग का डे 2 फॉर द क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है एनसीईआरटी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस, पीसीएस के लिए क्वेश्चंस जो एक अच्छी लेवल में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसका डे 2 है। शेड्यूल मैंने एक दिन पहले ऑलरेडी डाल दिया था, जिसको कुछ लोगों ने किया है और इसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड, वहाँ आपको उसकी डिस्क्रिप्शन सारी मिल जाएगी। साथ साथ में ही ये कोर्स B1 है, इसके बाद और भी आ सकता है, आप उसके लिए परेशान मत होना। अगर आप CSIR दे रहे हो तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। पेड ग्रुप है और साथ में ही ये जो लेक्चर्स होंगे वो आपको अवेलेबल रहेंगे टिल यू वांट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारा आज का सेगमेंट के लिए। तो हम लोग देखते हैं डे 2 में क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स देखेंगे। टॉपिक्स जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया है, जो टॉपिक्स लिया गया था आज के लिए वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिट्स। ये 3 टॉपिक मैंने आपको दिए थे फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंड देन वी हैव सेग्रीगेटेड द सेकंड टॉपिक ऑफ जनरल साइंस, जिसमें मैंने केमिस्ट्री पार्ट को लिया था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस टॉपिक से मैंने लगभग 46-48 क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि काफ़ी सेलेक्टेड और हैंडपिक्ड क्वेश्चन है, जिससे आपको एक क्वेश्चन करोगे तो कम से कम 3-4 कंसेप्ट तो आप इजीली उसको फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सीरीज एंड यू ऑल आर वाचिंग ISP सिंप्लीफाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के बारे में बात कर रहे हैं। 1498 फर्स्ट अराइवल। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपको लिया गया है क्लास 12th ओल्ड NCERT बुक से। अगर पोर्तुगीज के बारे में बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये जानना है। तो कह रहा है इन इंडिया पोर्तुगीज हैड एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेटलमेंट एट कोचीन। कोचीन, गोवा, दीव एंड दमन। देखो सबसे पहले समझो कि ये 4 लोकेशन आपको ध्यान रखना है फॉर कोचीन, फॉर पोर्तुगीज। कोचीन, गोवा, दीव एंड दमन। देखो जब भी पोर्तुगीज की बात हो ना तो आप एक चीज याद रखना, हमारे इंडिया में वेस्टर्न सेटलमेंट की ध्यान रखना। ठीक है, वेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना, ईस्टर्न वाले एरिया में ज़्यादा कम ध्यान रखोगे चलेगा, क्योंकि जो पोर्तुगीज थे वो इसी रीजन में थे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, विथ कंसर्न टू द क्वेश्चन, पोर्तुगीज वॉज फर्स्ट टू केम एज अ यूरोपियन इन इंडिया एंड देन लास्ट टू गो। 1961 में ये लीव करते हैं गोवा को। ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ये आपको पता चलेगा। तो बिल्कुल अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो आप जब भी इस सीरीज से जुड़े हो ना, तो जो भी टॉपिक्स मैं बोलूँ उसके लिए एक छोटी सी पतली सी नोट्स बना लो, और जो भी फैक्ट्स आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन एडेड है उसको आप अपने नोट्स में डाल लेना। कभी ना कभी आपको ये जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो कोचीन, गोवा, दीव एंड दमन, इसमें इनका एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट था ट्रेडिंग एजेंसी के लिए, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स के लिए। ठीक है, सेकंड कह रहा है द सीज्ड इंडियन टेरिटरीज इन द हिंटरलैंड। अब देखिए मैं आपको बात समझाता हूँ, हिंटरलैंड होता क्या है। सबसे पहले जान लो कि ये आपका शोर लाइन हो गया, ये आपका किनारा हो गया समुद्र का। समुद्र के किनारे से कुछ आसपास का जो लोकल रीजन्स होते हैं वो हो गया आपको शोर वाले लाइन, और कुछ रीजन्स होते हैं ना जो शोर से काफ़ी दूर होते हैं, शोर से काफ़ी दूर होते हैं, उनको हम लोग हिंटरलैंड्स कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्लिच पॉइंट क्या है ना, कि जो पुर्तगीज थे उन्होंने शोर लाइन पे काफ़ी ज़्यादा अपना डोमिनेंस दिखाया था, लेकिन वो हिंटरलैंड्स की तरफ मूव नहीं किए थे, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो दे सीज्ड इंडियन टेरिटरी इन द हिंटरलैंड, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आनी चाहिए। थर्ड की बात कर लेते हैं, पोर्तुगीज हैड टू फेस द माइट ऑफ मुगल एम्पायर। तो बहुत ज़्यादा मुगल एम्पायर की बात, वो देखो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया गया है कि पूछा है कि पोर्तुगीज जो थे वो बहुत ही ज़्यादा माइट फेस करते हैं फॉर मुगल एम्पायर इन द साउथ। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे कि पोर्तुगीज ने फेस किया माइट को, मुगल एम्पायर का, तो आप तुरंत इसको टिक कर दोगे, हाँ ये बात सही है। लेकिन जब आप रुकोगे और जब आपको लगेगा कि ये साउथ इंडिया की बात कर रहा है, तब आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि मुगल पावर जो था वो बंगाल में इन 1631 AD में पोर्तुगीज को हुगली वाले एरिया में भगाए थे, हुगली रिवर वाले एरिया में, हुगली रिवर के पास वाले फ्रंट पे, तो वहां पे भगाया गया था इनको। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन थे जिन्होंने इनको भगाया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्लिचे पॉइंट था, तो इसको आराम से जब भी क्वेश्चन किया करो तो ये देखा करो कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो और क्वेश्चन का पॉइंट कहां तक जा रहा है। यहां तक अगर मैं जजमेंट कर देता ना तो मैं तुरंत बताया था कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। तो हमारा अभी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट हुआ है, बाकी दोनों रॉन्ग हो गया है, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा ए हो गया। ठीक है, लेट्स कलेक्ट द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सीधी सी बात है, अगर हम लोग बात करें पोर्तुगीज के कॉन्टेक्स्ट में, तो पोर्तुगीज का मोनोपोली रहा बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड फॉर नियरिंग अ सेंचुरी। ठीक है,
तो अगर हम लोग बात करें इंडिया में, ये स्टेब्लिश करते हैं अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स को कोचिन, गोवा, दीव एंड दमन। देखो मुझे पता है कि आप जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन आप इसको अगर नोट्स में लिख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो देखो इन्होंने इंडियन टेरिटरी को अपनाया, कॉस्ट को अच्छे तरीके से वहां पर रूल किया, साथ साथ में ही वॉर भी करते रहे छोटी मोटी, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा हिंटरलैंड तक वो नहीं जा पाए थे, मतलब इनटू द डीप लैंड एरिया वो नहीं जा पाए थे। साथ साथ में ही मुगल पावर की बात करें तो बंगाल में इन 1631 एडी उनको बाहर फेंक दिया गया था हुगली वाले सेटलमेंट से। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन कहां से लिया गया है, क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2, ठीक है। चलिए, कह रहा है इन 1600 एडी द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ द इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन। तो क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर करती है चार्टर को ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 1600 एडी में ये हुआ, उनको चार्टर मिला, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं अगर पूछूं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो लिखा है इससे क्या समझते हो, तो बहुत लोग हो सकता है इसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझ लेते होंगे, लेकिन हमेशा याद रखना EIC जब तक इसके पीछे मेंशन ना हो ना कि वो ब्रिटिश है, फ्रेंच है या कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तब तक इसको कंक्लूड मत करना, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन इससे आपको परेशान कर सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्वायर करती है एक चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। एलिजाबेथ वन ने, डेट मैं आपको बताता हूं, 31 दिसंबर 1600 AD को यह चार्टर ग्रांट किया कंपनी को। यह जो चार्टर था वो एक एक्सक्लूसिव ग्रांट देता है कंपनी को और प्रिविलेज प्रोवाइड करता है कि आप ईस्ट की तरफ जाकर के ट्रेड करो। तो जो पहला वॉयस था इंग्लिश का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1601 AD में चलती है, लेकिन आप यहां पे जान के शॉक्ड हो जाओगे कि चलती तो है लेकिन वो इंडिया की तरफ नहीं बढ़ती है 1601 AD की बात करें, ये जो शिप सेल करता है वो स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया पे जाता है, स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया पे जाता है, ठीक है, इंडोनेशिया पे जाता है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है चार्टर ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे क्या था ना कि जैसे मान लो XYZKL, तो ऐसे कुछ 5-6 कंपनी आई थी अपनी वो बताने के लिए, डोमिनेंस शो करने के लिए, अपनी फेवरिज्म शो करने के लिए कि मैं जाऊंगा, लेकिन फाइनली क्या हुआ, सारे को डिस्कार्ड कर दिया गया और इनको चार्टर दिया गया था, तो वो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये भी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कह रहा है थर्ड, द पोर्तुगीज हैड एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी आप बात करोगे पुर्तगीज के बारे में तो वो अपनी प्रेजेंस हमेशा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में बनाए थे। देख लो, आप खुद सेटलमेंट को ध्यान दो, कोचिन, गोवा, दमन एंड दीव, और साथ साथ में एक और बॉम्बे रख लेना, आपको डॉरी वाला सिस्टम याद होगा तो, ठीक है, बॉम्बे। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स थे पोर्तुगीज की वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। तो हमारा ऑप्शन 3 रॉन्ग हो गया, एलिमिनेट कर दो हमारा आंसर बी हो गया। क्लियर है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए कह रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडियन हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है और स्टेटमेंट्स देखना है हमें। सबसे पहले कह रहा है द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर। देखो इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे ना जब आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता हो कि आखिर गजपति रूलर्स की बातें कब की और कहां की थी। सबसे पहले तो ये समझ लो, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए यूज किया है, इसलिए पिक किया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। सबसे पहली, चलो आप, मैं मानता हूं, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ ये पॉइंट होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, बहुतों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। चलो मैं इसको भी रोकता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। कह रहा है अल्फांसो डे अल्बकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल। कब किया गया था इसको? 1510 में।
और अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने किया था गोवा को एज ए बीजापुर सल्तनत से कैप्चर किया था। और नीनो दे चुन्हा, आप इसको किस तरीके से पढ़ते होगे, तो ये 1540 में नीनो दे चुन्हा जो थे वो 1540 में, तो 1540 नहीं 1530 था, हाँ 1530 था। तो 1530 में नीनो दे चुन्हा ने इसको एज ए कैपिटल बनाया, ठीक है ना, ये एज ए कैपिटल बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, गोवा के बारे में सारा डिटेल यहाँ पे आपको मिल गया। गोवा को ये लोग लीव कब करते हैं, गोवा को लीव करते हैं 1961 में, ऑपरेशन विजय चलता है, ये आपको पता होगा। तो पुर्तगीज वेयर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अल्फांसो डे अल्बुकर्क जो थे वो गोवा कैप्चर करते हैं फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अल्बुकर्क एक्वायर करते हैं गोवा को फ्रॉम सुल्तानपुर ऑफ बीजापुर इन 1510 विद, बहुत ही आसानी से वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल पोर्ट था बीजापुर का, वो फर्स्ट इंडियन टेरिटरी बनता है यूरोपियन का सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब विजिट करते हैं ना, आपको पता होगा बैटल ऑफ हाइडेस पास, बैटल ऑफ पोरस जिसमें लड़ाई किए थे। तो दूसरी चीज ये थी कि जब वो विजिट करते हैं उसके बाद, मतलब उतने दिन के गैप के बाद, कोई भी यूरोपियन इसको उतने दिन के बाद ही लिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ये स्टेटमेंट एकदम 100% करेक्ट है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा क्यों करेक्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो इंटर करती है, एक नेटिव चिफ्टियन थे मद्रास के जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव थे। तो डायरेक्टली विजयनगरा एम्पायर वाले लोगों ने कनेक्ट नहीं किया इनसे, लेकिन एक चीफ थे, आप नोबलमैन कह सकते हो मद्रास के, वो कनेक्ट होते हैं इनसे, और विजयनगर एम्पायर के वो रिप्रेजेंटेटिव थे। तो वो मद्रास को लीज पे देते हैं ब्रिटिश को इन 1639, ठीक। ये भी एक ब्लंडर था बट ठीक है, हिस्ट्री जो है सो है। तो 2 और 3 करेक्ट हो गया। अब आप देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचता है। 2 और 3 करेक्ट होने का मतलब एक तो ये ऑप्शन हो जाएगा, एक ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक एडेड इन्फॉर्मेशन देता हूं जिसको आप नोट्स में लिख लेना। सबसे पहले बात ये जान लो, गजापति डायनेस्टी जो थी ना, उनकी अगर टाइमलाइन भी अगर आपको थोड़ा सा पता हो ना, तो आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते थे। तो वो आती है लगभग 1542 के आसपास, 1542 के आसपास। लेकिन अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लें, क्योंकि यहाँ डच की बात हो रही है, तो वो विजिट करते हैं, उनकी कंपनी की फॉर्मेशन ही होती है 1602 में, 1602 में जो चार्टर आती है उसके थ्रू। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, तो हमारा ये डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। बस स्टेटमेंट्स आने चाहिए, इन्फॉर्मेशन आने चाहिए, इससे क्वेश्चंस फ्रेम होगा और भी इसको आप आराम से बिल्ड कर सकते हो। मेरा मकसद यही है, देखो क्वेश्चंस तो आपको बहुत मिल जाएंगे पूरे के पूरे यूट्यूब पे, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि किस तरीके से आप कैसा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो उसको किस तरीके से विजिट करो, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है ये भी क्वेश्चन मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स से लिया है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कुछ एडिटिव इन्फॉर्मेशन दे दे, जिससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड हो और एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो, उसको मैं डाल दे रहा हूं इसमें, ठीक है। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये हम समझते हैं। सबसे पहले समझिए, देखिए मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, यहां पे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज यहां पे डच के बारे में बात किया जा रहा है। तीसरा चीज यहां पे कोची केरल का बात हो रहा है। ये 3 चीजों को रख लो, ठीक है। फोर्ट विलियम्स का बात हो रहा है, की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट कह रहा है द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सेकेंड स्टेटमेंट चलते हैं। द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची। देखो एक था विलियम फोर्ट त्रिशूर, ठीक है, विलियम फोर्ट त्रिशूर, विलियम फोर्ट त्रिशूर एक जगह है, आपको पता होगा केरल में, त्रिशूर। देखो तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये एक फोर्ट था जो कंस्ट्रक्ट किया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये लोग जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था ना, वो लोग क्या किए थे, वो परमिशन लिए थे कोचीन की जो किंगडम थी उससे, और ये परमिशन लिया गया था 1714 में। और ये कब लिए थे, जब इन्होंने ये लोग पोर्तुगीज को हराए थे। तो मतलब डच ने हराया पोर्तुगीज को और यहां से
एग्री करवा लिए कि ठीक है हम परमिशन लेते हैं आपसे किंगडम ऑफ कोचीन से इन 1714 कि चलो हम ठीक है बनाते हैं एक फोर्ट विलियम, ठीक है फोर्ट विलियम बना, लेकिन इसको बाद में ऑक्युपाई किया गया जमोरियन के द्वारा, जो जमोरियन कलिकट के थे आपको पता होगा। और उसके बाद देखो पहले तो फोर्ट विलियम जो थ्रिसुर का बना वो तो पहले डच के पास था, डच के बाद जमोरियन के पास गया, जमोरियन के बाद जो कलिकट के थे, फिर उसके बाद टीपू सुल्तान ने इसको लिया, ठीक है ध्यान रखिएगा सीक्वेंस को, कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उसको लिखते चले जाइएगा। टीपू सुल्तान डिफीटेड जमोरियन ऑफ कैलिकट, उनसे डिफीट करके जमोरियन को ये ले लेते हैं और इसका नाम बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, नाम बदल के क्या करते हैं टीपू सुल्तान, तो नाम रख देते हैं टीपू सुल्तान फोर्ट। और ये जो फोर्ट था वो फिर से कैप्चर्ड भी होता है, रिकैप्चर्ड भी होता है, होते रहता है, मतलब ये फोर्ट का किस्मत ही खराब था, ठीक है। तो ये फिर पहले ब्रिटिश एम्पायर लेते हैं, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से लेती है, कभी किंगडम ऑफ मैसूर ले लेती है, कभी जमोरियन ऑफ किंगडम फिर से ले लेते हैं, कभी किंगडम ऑफ कोचीन ले लेता है, तो ये चलते ही रहता है। तो आप समझो डच ने डिफीट किया था पोर्तुगीज को, तो फर्स्ट केस की बात कर लेंगे। सबसे पहला बार क्या हुआ था, डच डिफीट करते हैं पोर्तुगीज को, फोर्ट विलियम बनाते हैं मॉडर्न कोची में। चलिए अब थर्ड स्टेट में चलते हैं। द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज टूक ओवर फ्रॉम देम, तो नहीं ये भी गलत हो गया क्योंकि जमोरियन ने लिया था, ठीक है। डी कह रहा है द मॉडर्न कोची नेवर बिकम ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये भी होता है, ये भी लिया आता है उनके द्वारा। ये कह रहा है द मॉडर्न कोची वाज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो ये भी नहीं था, बीच में तो इतनी खिचड़ी पकी है तो आप समझ सकते हो, तो आंसर हमारा हंसते हुए बी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको एटलीस्ट केरल के बारे में, केरल में किस तरीके से डच, फिर जमोरियन, किस तरीके से फ्रेंच बोलने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, टीपू सुल्तान की बात आ रही है इसलिए फ्रेंच निकल गया, लेकिन आप देखो तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ कोचीन, ये ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाया गया। चलिए मूव करते हैं अपने टिपिकल क्वेश्चन जो हमेशा दिखता है आपको एग्जाम में। वॉयजर्स दे रखा है और उसके कंट्रीज दे रखे हैं। वास्को ड गामा कहाँ से थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान, ठीक है आप तो सुने होंगे बहुत सारा, तस्मान हॉलैंड है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो वास्को ड गामा थे वो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, ये तो आपको पता होगा, पुर्तगाल के थे, और ये पहले यूरोपियन थे जो रीच करते हैं इंडिया वाया अटलांटिक ओशन, और ये पहुंचते हैं कैलिकट में, ठीक है ये तो क्लियर हो गया। हमारे जो वास्को ड गामा जी थे वो तो पुर्तगाल आते। आपको केप ऑफ गुड होप याद रखना है, साउथ अफ्रीका का जो पॉइंट है, ट्रायंगुलर पॉइंट का जो एज है, तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए कोलंबस की बात कर लेते हैं। कोलंबस जी का इतिहास थोड़ा सा खूबसूरत रहा है। कोलंबस जी का यही था कि वो बॉर्न हो तो एज ए इटालियन सी पोर्ट, एक जगह है वहाँ पे गिनोवा, वहाँ पे लेते हैं इन 1491, लेकिन 1476 में कोलंबस जो है ना, कोलंबस वो मूव कर जाते हैं, कहाँ मूव करते हैं, लिस्बॉन में, लिस्बॉन में मूव करते हैं जो कि कहाँ पे है, पुर्तगाल में ही है, ठीक है। फिर बहुत सारे अटेम्प्ट में के बाद और कुछ उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना, वो कुछ जर्नी प्लान करते रहते हैं कि हम लोग इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, इस तरीके से सी रूट लेंगे, इस तरीके से सी रूट लेंगे, ठीक है। तो ना किंग और क्वीन ऑफ स्पेन थे, स्पेन, वो बोलते हैं भाई ये बंदा ना ट्राई कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब ये कोशिश में है कुछ ना कुछ ये खोज निकालेगा। तो उनका नाम था फर्डिनेंड एंड इजाबेला, जो किंग थे और क्वीन थे स्पेन के, वो एग्री करते हैं कि चलो भाई मैं तुम्हें फिनांस करता हूँ, ठीक है, फिनांस करते हैं हम लोग, फिनांस करते हैं तो आप निकलो। तो इनको कहाँ का माना जाता है, तो इनको माना जाता है स्पेन का, जहाँ से फिनांस हुआ फाइनल क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, ठीक है। अब चलिए ए का हो गया हमारा 2, बी का हो गया 1। नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। ए का 2, बी का 1, देखो आंसर तो यही निकल गया। अगर आप दो में भी श्योर हो तो आप आराम से आंसर निकाल के ले जाओगे, इवन दो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम का पेपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग तस्मान साहब के बारे में, पहले बात कर लेते हैं। तस्मान जो थे, इनका नाम था एबल तस्मान, ये ग्रेटेस्ट थे, डच हॉलैंड वाले एरिया से, बहुत ही बड़े नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर थे। ये पहले यूरोपियन थे जो तस्मान लैंड को देखते हैं अपने खुली आंखों से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड वाला एरिया, टोंगा, फिजी आइलैंड, ये सब ये खुद देखते हैं, ठीक है। तो तस्मान पता चल गया, हॉलैंड, तो ये भी क्लियर है। कैप्टन कुक, नाम से ही एलिस्टर कुक क्रिकेटर है, तो इवन दो आई डोंट नो आई कैन प्रोसीड लाइक दिस, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैप्टन कुक के बारे में जान लेते हैं। जेम्स कुक,
एक ब्रिटिश नेवल कैप्टन थे, नेविगेटर थे एंड एक्सप्लोरर थे, जो सेल करते हैं सीवेज में, डिफरेंट डिफरेंट कोस्ट पे जाते हैं और कंडक्ट करते हैं 3 एक्सपेडिशन टू द पैसिफिक ओशन, जो रेंज करता है अटलांटिक, एंटार्क्टिक आइस फील्ड में, बेरिंग स्ट्रेट में और बहुत सारे नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट पे। नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट से होते हुए वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ भी मूव करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया बी, विदाउट एनी डाउट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे उसकी बात हो रही है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए सबसे पहले एक बात समझिए, पूछ क्या रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखो यहीं पे एक कंफ्यूजन होता है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अभी मैं करेक्ट खोजने जा रहा था इसमें से, है ना। ये क्वेश्चन आपको क्लास 8 ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 3 से ली गई है। देखिए सबसे पहले समझिए, कह रहा है आफ्टर द डिफीट ऑफ ब्रिटेन इन द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस दिस पॉलिसी वाज फॉलोड। तो अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन की, तो समझते हैं सेकंड ऑप्शन कह रहा है अंडर दिस पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर इन नेबरिंग स्टेट ऑफ इंडिया, नेबरिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वही इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग आगे देखे भी नहीं है, फिर भी मैं इसको बता सकता हूं आपको। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कुछ इन्फॉर्मेशन हैं इसमें जो ये बता रहा है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगर हम लोग नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी की बात करें तो जितने भी रूलर्स थे इंडिया में उनको एक्सेप्ट करना था कि वो कुछ ना कुछ सब्सिडी पे करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किस चीज के लिए? तो मेंटेनेंस के लिए। किसके मेंटेनेंस के लिए? तो भाई ब्रिटिश की आर्मी होगी, उसको मेंटेन करना है। पे कौन करेगा? हम पे करेंगे, इंडियंस पे करेंगे, ठीक है। तो इंडियंस जितने भी रूलर्स थे उनको एक्सेप्ट करना था कि आई विल पे द सब्सिडी फॉर द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। अच्छा ठीक है भाई करेंगे, लेकिन ऐसे ही कर देंगे क्या? नहीं, ब्रिटिश आर्मी बोलेंगे कि इन द रिटर्न वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनिमीज, ठीक है। तो ये क्या दिया? तो बहुत ही इनॉर्मस कंट्रोल दे दिया। अगर आप इंटरनली अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो इस तरीके से तो एक बहुत बड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो देखिए नेबरिंग स्टेट की बात हो गई थी, तो ये यहीं पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब सेकंड थर्ड देख लेते हैं। कह रहा है द ब्रिटिश अडेयर टू द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन व्हेन इट इज सूटेड देयर इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, वो अपना ही सोचते थे हमेशा। थर्ड कह रहा है, फोर्थ कह रहा है दिस पीरियड वाज यूटिलाइज्ड मेनली टू कंसोलिडेट द पावर एंड टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द एक्सपेंशन। बिल्कुल, मतलब आप सोचो, आप मेरी सेना आप देखोगे, ठीक है, आप उसकी सब्सिडी पेमेंट करोगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा? हम आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, आपका वीक पॉइंट पता करेंगे और आप पे हम लोग धीरे धीरे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को और बढ़ाएंगे। यही तो हुआ। क्लियर है? चलिए, तो कोई डाउट नहीं, आंसर हमारा बी हो गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सब्सिडियरी लाइंस की बात कर लेते हैं। सब्सिडियरी लाइंस, ये क्वेश्चन आपको लिया गया है क्लास 8 ओल्ड एनसीईआरटी से। देखिए सब्सिडियरी लाइंस की बात कर ले तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, पहले इसको खोज लो फिर बात करेंगे। देखिए तो कह रहा है द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी लाइंस वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। जो पहले रूलर थे जो सब्सिडियरी लाइंस को एक्सेप्ट किए थे वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है अंडर दिस पॉलिसी इंडियन रूलर्स वेर फोर्स्ड टू हैव अ ब्रिटिश ऑफिशियल। एक ब्रिटिश ऑफिशियल होगा जो कि जिनको कहा जाएगा रेसिडेंट एट हिज कोर्ट। आप अपने कोर्ट में बिठा के रखो एक को, जो मेरे आदमी होंगे। बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहा है अंडर दिस पॉलिसी इंडियन रूलर्स मेड टू कीप अ लार्ज ब्रिटिश फोर्स विद इन देयर टेरिटरी एंड पे फॉर इट्स मेंटेनेंस। मतलब हम अपनी टेरिटरी में आपको रखेंगे और आप कहोगे मैं आपका देखभाल कर रहा हूं और आपकी मेंटेनेंस में हम खुद पे करेंगे। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है ना वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आंसर तो हमारा डी हो गया। अब समझ लेते हैं कैसे करेक्ट है। देखिए अगर हम लोग बात करें सब्सिडियरी लाइंस को तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको लेके आया था, आपको पता होगा। कौन सी ईयर थी? 1798 में इसकी इंट्रोडक्शन होती है। 1798 में इसकी इंट्रोडक्शन होती है। जो सब्सिडियरी लाइंस है जो कि एक नई तरीके की इंटरवेंशन पॉलिसी थी कि ब्रिटिश किस तरीके से अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे। जो पहले रूलर थे इंडिया के जिन्होंने एक्सेप्ट किया था सब्सिडियरी लाइंस को वो थे आपको निजाम ऑफ हैदराबाद, असफ जा। याद रखिएगा निजाम ऑफ हैदराबाद थे असफ जा, ठीक है, असफ जा 2। फिर सब्सिडियरी अलायंस की बात कर लें, इंडियन प्रिंसली स्टेट जो थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप एक ब्रिटिश रेसिडेंट को अपने कोर्ट में रखो और इंडियन रूलर्स वुड नॉट एम्प्लॉय एनी अदर यूरोपियन एट हिज कोर्ट। मतलब आप ब्रिटिश के साथ रहोगे तो उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई इंडियन रूलर सब्सिडियरी अलायंस में इंटर करता था ना,
ब्रिटिश के साथ, तो उनको ब्रिटिश फोर्सेस को अपने टेरिटरी में एक्सेप्ट करना पड़ता था और साथ में ये भी एग्री करना पड़ता था कि उनके मेंटेनेंस के लिए वो पे करेंगे और इन रिटर्न में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिट्स क्या करेंगे, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, किनसे प्रोटेक्ट करेंगी, तो एक्सटर्नल डेंजर्स एंड इंटरनल डिसऑर्डर्स से। निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो पहले थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था सब्सिडियरी अलायंस को। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बाद और कौन कौन से थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, सीक्वेंस बता देना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। इनके बारे में बोला है। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस, ये क्वेश्चन लिया गया है आपको क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी से। कह रहा है उनके रेन में ब्रिटिश आर्मी जो थे ना वो अटैक करते हैं और डिफीट करते हैं टीपू सुल्तान को 1799 एडी में। 1799 एडी में टीपू सुल्तान को अटैक करते हैं और उन बेसिकली 1799 में तो टीपू सुल्तान की डेथ भी हो जाती है, आपको पता होगा। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के फ्रॉम 1798 से, ये इस टाइमलाइन आपको याद रखना होगा, 1798 से 1805 तक। ठीक है, और अपने टेन्योर में वो फोर्थ एंड लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर को लड़ते हैं 1799 एडी में। इस बैटल में टीपू सुल्तान मर जाते हैं, आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया है। जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर था वो फॉट किया गया था ड्यूरिंग इनके ही टेन्योर में। और साथ साथ में ही आपको याद होगा उसी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में भोसले, सिंधिया और होलकर को डिफीट किया गया था। ठीक है, और साथ साथ में ही ऑल्सो फोर्स्ड अ न्यू ट्रीटी अपॉन नवाब ऑफ कर्नाटक, जो कि कंपेल करते हैं कि वो अपने किंगडम को सीड कर ले कंपनी के साथ और उनको सिर्फ पेंशन दिया जाएगा। चलिए, तो ये हमारा स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं। 1801 एडी में लॉर्ड वेलेस्ली फोर्स करते हैं न्यू ट्रीटी अपॉन द पपेट नवाब ऑफ कर्नाटक कंपेलिंग हिम टू सीड हिज किंगडम टू द कंपनी और रिटर्न फॉर द पेंशन। मतलब आप अपने किंगडम को कंपनी को दे दो और आपको पेंशन दिया जाएगा भत्ता के तौर पे। बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कर है आर्थर वेलेस्ली डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ सिंधिया भोसले इन 1803 एडी। मैंने आपको बताया सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ये हुआ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बॉक्स बनाया है सारे वॉर के बारे में, उसको आप बार बार देखो, बहुत फायदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहे हैं 1808 वेलेस्ली वॉज रिकॉल्ड फ्रॉम इंडिया। तो देखिए ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। वेलेस्ली को रिकॉल किया गया था इंडिया से इन 1805 और उसके बाद फिर से इनको इंडिया भेज दिया गया था। तो चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ब्रिटिश डिनाइड हेल्पिंग नवाब ऑफ अवध अगेंस्ट द रोहिलास। देखिए सबसे पहले आप समझिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्लास 8 ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें समझते हैं, जो ब्रिटिश थे वो हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं जो अवध के नवाब थे उनको अगेंस्ट द रोहिलास। तो सबसे पहले देखिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ब्रिटिश रिलेशंस विद अवध वेयर स्ट्रेंथन एंड दिस हेल्प्ड इन मेकिंग द ब्रिटिश रूल इन बंगाल सेफ एंड सिक्योर। देखिए सॉरी, सीधी सी बात है, अवध और ब्रिटिशर्स जो थे वो आपस में बहुत ही स्ट्रेंथन टाई बना लिए थे। सिंपल सी बात है, बंगाल को अगर इफेक्ट डालना था तो अवध के साथ उनको रिलेशन अच्छा रखना पड़ता। अवध को बेसिकली एक बफर स्टेट की तरह काम किया जा रहा था, बफर स्टेट की तरह काम किया जा रहा था। कोई भी आर्मीज हो मराठास की, उनके भी अगेंस्ट में। ठीक है, और साथ साथ में ही कुछ सब्सिक्वेंट जो डिफीट हुए थे मराठास के, जो उनकी टेरिटरीज थी उनको भी उनसे छीनने के लिए ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली अनेक्स करते हैं अवध को 1856 एडी में। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है द ब्रिटिश डिनाइड हेल्पिंग नवाब ऑफ अवध, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हेल्प करते थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हस्टिंग के समय में रोहिलास पे अटैक करती है बाय हेल्पिंग द अवध। तो ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, आंसर हमारा सिर्फ बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द चीफ ऑफ सिंध साइंड अ सब्सिडियरी ट्रीटी इन 1839 एडी विद ब्रिटिश। लॉर्ड रिपन हैड प्लेड अ की रोल इन द एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ये दोनों स्टेटमेंट को देखना है और बताना है आपको कौन सही है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर हम लोग चीफ ऑफ सिंध की बात करें, जिनको हम लोग आमिर्स भी कहते थे, चीफ ऑफ सिंध ऑल्सो नोन एज आमिर्स, ये जो थे वो साइन करते हैं सब्सिडियरी ट्रीटी को 1839 में, 1839 एडी में ब्रिटिश के साथ। फाइनली सिंध को अनेक्स किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, इनस्पाइट उसको प्रीवियसली एश्योरेंस दिया गया था कि उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट किया जाएगा, लेकिन फिर भी ब्रिटिश अपने काम से बाज नहीं आते हैं। स्टेटमेंट 2 की देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन जो है वो प्ले करते हैं की रोल इन एनेक्सेशन ऑफ सिंध। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, जो एनेक्सेशन ऑफ सिंध था वो 1843 के टाइम में हुआ था, 1843 के टाइम में, ठीक है ना। तो वहाँ पे
इसको लीड किया गया था सर चार्ल्स नेपियर के द्वारा। सर चार्ल्स नेपियर के द्वारा इसको लीड किया गया था और इसके तौर पे ही रिसीव्ड 7 लाख ऑफ रुपीज एज प्राइज मनी फॉर अकम्प्लिशिंग दिस टास्क। तो लॉर्ड रिपन नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा 2 रॉन्ग हो गया। तो ओनली अगर हम लोग करेक्ट की बात कर ले तो ओनली स्टेटमेंट 1 हो जाएगा। चलिए, कह रहा है इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया गया बिटवीन ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह। अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कब साइन किया गया था, ये किया गया था 1809 एडी में। और ये क्वेश्चन आपको क्लास 8 ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइन किया था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बहुत ही फेमस नेम है, मिंटो मेटकाफ ट्रीटी। ठीक है, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस फ्रीडम का जो था लिबरेटर, वो किसको कहा जाता था ये बता देना। महाराजा रंजीत सिंह साइन करते हैं इसको 30 मई 1809 में, 30 मई 1809 में। ठीक है ना। ये जो फ्रेंडशिप थी वो बेसिकली बेस्ड था ब्रिटिश का। देखो ब्रिटिश का फियर क्या था, ब्रिटिश का फियर था कि इंडिया में अटैक होगा, किनका, तो जैसे नेपोलियन और रशिया फ्रॉम नॉर्थ फ्रंटियर रीजन से। तो अब उनको लगता था कि अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले रीजन से अगर अटैक करता है रशिया या फिर कोई भी बहुत बड़ा रीन का कोई, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फॉर टू कंट्रोल दिस यू नीड टू हैंडल समथिंग वेरी सेंसिटिव इन दिस एरिया। तो वहां पे रंजीत सिंह से वो करते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंग्लो नेपाल वॉर। देखिए एंग्लो नेपाल वॉर की बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले समझिए, द वॉर विथ नेपाल वॉज हेल्ड इन ईयर 1814। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 1814 एडी में एंग्लो नेपाल वॉर होता है। जो एंग्लो नेपालीज वॉर होता है इसको हम लोग गोरखा वॉर भी कहते हैं। गोरखा आप जानते होंगे, गोरखा वॉर भी कहते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस वॉर को एंड करती है। एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली, और ये साइन होती है 1816 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है 1816 में। गोरखास क्या होता है, ये सिक्किम लॉस्ट कर लेते हैं। ठीक है, टेरिटरीज ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल जो रीजन है, जो उत्तराखंड में भी फॉल करता है, वो वाला रीजन ये लॉस्ट कर देते हैं। और बहुत सारे लैंड जो तराई वाले रीजन है उसको ये लॉस्ट कर देते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, 16 में साइन करते हैं, ये भी पता है। सेकंड कह रहा है आफ्टर द वॉर नेपाल सीडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, बिल्कुल करेक्ट है 1816 में बाई ट्रीटी ऑफ सुगौली। और वो विड्रॉ कर लेते हैं सिक्किम वाले रीजन से। तो ये तीनों करेक्ट है, तो हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। अगर डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की बात करें तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि अगर डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की बात करें, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इन 1765। तो डुअल गवर्नमेंट 1765 में लाया गया था बंगाल में, और ये लाया कब गया था, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बाद लाया गया था। ये तो आपको पता होगा। तो इस सिस्टम में क्या था ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था बंगाल का ना, वो डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट में, एक दीवानी और एक था निजामत। दीवानी पार्ट और निजामत पार्ट। दीवानी पार्ट कंपनी ग्रांट करेगी, जो कि राइट टू रेज रेवेन्यू को प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना। एंड थ्रू निजामत में क्या करेगी, नवाब को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाएगा, मतलब हम करेंगे आपकी रेवेन्यू कलेक्शन, आप आराम करो। ठीक है, जो डीएल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो फाइनली एबोलिश किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, याद रखिएगा 1772 में। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, तो बिल्कुल नहीं, पलासी के बाद नहीं, बैटल ऑफ बक्सर के बाद इसको किया गया था। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, पहला ही रॉन्ग हो गया। एबोलिश किया गया 1772 में, किसके द्वारा, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था एबोलिश। ठीक है, चलिए तो ये भी करेक्ट हो गया। इन द सिस्टम इंडियन ऑफिसर्स वेर अलाउड टू फंक्शन एज बिफोर बट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नर, बिल्कुल करेक्ट। इट वॉज फॉर्मुलेटेड विद द मोटिव टू कैरी ऑन देयर प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिमिशन ऑफ इंग्लैंड, बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कह रहा है द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट के लिए बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछा गया 2018 में। इसकी समझते हैं हम लोग क्या क्या था। देखो अगर हम लोग बात करें ट्रेड की, तो कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं KNO3,
पोटासियम नाइट्रेट और ओपियम था, ठीक है। तो यही था, तो आंसर तो हमारा पता चल गया डी होगा। लेकिन इसके बारे में समझ लेते हैं। 1600 में ना ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर करती है चार्टर को और आती है इंग्लैंड से। क्वीन एलिजाबेथ वन इनको इसको ग्रांट करती है कि आप जाओ अपने सोल राइट लो, ट्रेड करो ईस्ट के साथ। जो फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन थी और सिल्क थी वो प्रोड्यूस होती थी इंडिया में, वहाँ उसकी बहुत बड़ी मार्केट थी यूरोप में। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये चीज़ था। तो कॉटन एंड सिल्क जो था ना बंगाल से, वो मेजर आइटम था जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया से। तो इंडिया वाले रीजन से जो भी रीजन था कॉटन और सिल्क वो काफ़ी निकल के जाता था इन यूरोपियन मार्केट। इंडिगो, नील की खेती और सॉल्ट पीटर, ये दो मेजर इंपोर्ट थे इंडिया से। सॉल्ट पीटर आपको गन पाउडर बनाने में यूज होती है, ठीक है। ये बिहार वाले रीजन में आपको बहुत मिलेगा देखने को, गन पाउडर वाले, ठीक है। एक नोनिया समुदाय है, ठीक है, वो इसको पहले सेल करते थे ब्रिटिश को, ठीक है। तो बाद में वो असम वाले रीजन में सेल करने लगे, जिसके कारण नोनिया रिवोल्ट भी हुआ था, वो हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स थी, ये आपको पता होना चाहिए। 18th सेंचुरी में पुर्तगीज फाउंड करते हैं कि दे कुड इंपोर्ट ओपियम फ्रॉम इंडिया और सेल इट इन टू चाइना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसिडरेबल प्रॉफिट रहा था। तो 1773 तक ब्रिटिश डिस्कवर कर लेते कि हाँ ट्रेड और इसके लीडिंग सप्लायर्स जो होंगे वो चाइनीज मार्केट होगी। उस तरीके से ओपियम का जो एक्सपोर्ट हो गया ब्रिटिश इंडिया टू चाइना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो पहले मान लो 4000 यूनिट होता था पर ईयर में बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में, तो 60,000 यूनिट्स हो गए थे 1880s में। तो ओपियम भी था। तो कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप मत करना। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2012 में, ठीक है। देखिए कह रहा है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ये हो गया। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स, वैसे तोप जिसको आप लेके चल सकते थे इन वॉरफेयर। कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव वॉज वेयर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय इंग्लिश, मतलब हमारे देश में ब्रिटिश के द्वारा कौन सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए सबसे पहले बात समझिए, जो लैंड असेसमेंट वाला सिस्टम था ना, जो बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल को देख के लैंड के असेसमेंट को बताएंगे कि पहले ही लैंड को के पार्ट को एसेस कर लो, जाके देखो कि उस फर्टाइल है कि नहीं है, चीज़ों को कंफर्म करके फिर उसको उस तरीके से हम लोग क्वालिटी ऑफ क्रॉप जिसमें जितना निकलेगा उस बेसिस पे हम लोग लैंड रेवेन्यू को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम जो था ना, देखो ये तो ब्रिटिश के द्वारा बिल्कुल नहीं लाया गया था, ये लाया गया था आपको मौर्यन टाइम के वक्त ही, ठीक है ना, मौर्य वंश के वक्त ही इसको लाया गया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि क्वालिटी ऑफ लैंड और नेचर ऑफ द क्रॉप जो था वो रेट ऑफ लैंड को डिफाइन करेगा कि रेट ऑफ लैंड में रेवेन्यू किस तरीके से इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। जो भी होगा तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, लैंड की क्वालिटी को, सॉइल की क्वालिटी को देख के लैंड रेवेन्यू को डिसाइड किया जा रहा है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द लैंड। मतलब फाइनल क्या आउटकम निकल रहा है उससे मतलब नहीं है। देखो कितनी बेकार वाली सिस्टम थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था आपको मॉडर्न टाइम में, तो ब्रिटिश तो यहाँ पे नेग्लेक्ट हो गया, तो ऑप्शन 1 तो हमारा एलिमिनेट हो गया। चलिए सेकंड यार यूज ऑफ मोबाइल कैनन की बात कर लेते हैं, वो भी इनकरेक्ट है बिल्कुल। ब्रिटिश तो बहुत लेट हो गए। मुगल्स जो थे ना वो एक्सेल किए थे फायर आर्म्स को यूज करने के लिए। मुगल एम्पेयर जो बाबर थे जो कंक्वेयर करते हैं इंडिया को इन 1526 में, वो खुद ही लेके आते हैं, तो मोबाइल कैनन्स लेके आते हैं और खींच के किससे लाते हैं, ब्लॉक से, हॉर्सेस से, कैमल से। तो ये भी नहीं हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया हमारा। चलिए तब तो हमारे पास नन का ही ऑप्शन बचता है। तो देखिए तीसरा देख लेते हैं, जो टोबैको की बात हो रही है, पोटैटोज की बात हो रही है, रेड चिली, पाइनएप्पल्स, पपायाज, कैस्यूनट, ये सारे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में पुर्तगीज के द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस भी याद होगा आपको, ठीक है। 3 भी रॉन्ग है तो हमारा नन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एंट्री ऑफ यूरोपियन एंड नॉट करेक्ट, इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डाउट में डाल देगा। चलिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था। अब ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ कि कौन कब आए थे, ये देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। देखिए अभी जस्ट यहीं पे गड़बड़ कर दिए ना, ये कैप्चर कब किए थे, 1530 में तो बना लिए थे कैपिटल, 1510 में किए थे कैप्चर, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको, अल्फांसो डे अल्बुकर्क थे, उन्होंने एक्वायर किया था गोवा को फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इस्माइल आदिल शाह से। और हेल्प किया गया, किसकी मदद लिए थे, तो कृष्णदेव राय जो रूलर थे विजयनगरा एम्पायर के, उनसे। किया कब गया था, तो 1510 में किया गया था, ठीक है। 1530 में नीनो दे चुना ने इसको कैपिटल बनाया था गोवा को। और अगर हम लोग बात करें अल्फांसो डे अल्बुकर्क के बारे में, तो उनको ऑल्सो भी जाना जाता है कि वो एबोलिश किए थे
प्रैक्टिस ऑफ सती इन गोवा, तो प्रैक्टिस ऑफ सती ये गोवा में भी था, ठीक है, तो इनको हटाया गया था बाय द एफर्ट ऑफ अल्फांसो डे अल्बुकर्क। तो स्टेटमेंट ए जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, तो ये कट गया। सेकंड कह रहा था इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। देखिए अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो इंग्लिश ट्राई तो करते हैं पहले वो सूरत में खोलने का, ठीक है, लेकिन सूरत में फेल कर जाते हैं, तो फिर खोलते कहाँ पे हैं, खोलते हैं आपको मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1608 में, देखो 1608 में ट्राई करते हैं सूरत में खोलने के लिए, बट वहाँ फेल कर जाते हैं, फिर भागे भागे आते हैं मसूलीपट्टनम में, 1611 में खोलते हैं, यहाँ पे वो सक्सेसफुल रहते हैं, फिर जाते हैं 1613 में, फिर खोलते हैं सूरत में, तब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो स्टेटमेंट बी हमारा करेक्ट है। चलिए कह रहा है इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। बिल्कुल पहली फैक्ट्री जो इंडिया में ओपन करते हैं ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया के पार्ट में, वो आपको ओडिशा वाले रीजन में 1633 में करते हैं। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रेंच ऑक्युपाई करती है मद्रास को 1746 ईस्वी में। डुप्लेक्स जो थे बहुत ही दिमाग के तेज, बहुत ही चतुर थे इनके ही टाइम में। तो ये हमारा सारा करेक्ट है, सिर्फ आंसर बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए कह रहा है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट, आंसर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुल क्यों रही इंडिया में? सीधा सा बात है, नेशनलिज्म नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में वैसे भी कुछ टिपिकल ट्रेडिशन चले आ रहे थे जो कि बहुत बेकार था। तो नेशनलिज्म का कोई फ्रेगमेंटेशन था, नेशनलिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं था इंडिया में इस तरीके का। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सारे यूरोपियन नेशंस की बात करें जो कि ट्रेड करने आए थे इंडिया में आफ्टर, जब नई सी रूट पता चली थी, इंग्लैंड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल थे एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक से, ठीक है ना। जो मेजर फैक्टर्स थे वो कुछ इस तरीके से थे कि किस तरीके से इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन जितने भी पावर्स आए सब पे डोमिनेट किए, जैसे पोर्तुगीज हो गए, नीदरलैंड हो गया, फ्रेंच, डेनमार्क, डच, सब के सब, ठीक है। जो ब्रिटिश सोल्जर थे वो दूसरा केस था कि वो बहुत काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थे और साथ साथ में ही उनको वेस्टर्न ट्रेनिंग मिलता था, मॉडर्न आर्म्स मिलता था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। जो कंपनी है उसकी आर्मी रिसीव करती थी वेस्टर्न ट्रेनिंग और साथ साथ में मॉडर्न आर्म्स, ठीक है। थर्ड कह रहा है इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडेलिटी कंसिक्वेंटली एंड वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस। बिल्कुल पैसे की कमी, पैसे की किल्लत, बहुत सारी दिक्कतें, तो इंडियन सोल्जर्स थे वो फिडेलिटी में लैक करते थे, इसके साथ साथ जो भी उनको अच्छा पैसा दे दे उसके साथ वो काम करते थे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से पूछा गया है। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन दीज टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इस पर हम लोग देखते हैं। कह रहा है इन 1856 नवाब वाजिद अली शाह को डिथ्रोन कर दिया गया और एंड एक्साइल टू कलकत्ता ऑन द प्ली दैट द रीजन वॉज बीइंग मिसगवर्न। मतलब मिसगवर्नेंस का केस लगा के इनको भगा दिया गया वहाँ से, ठीक है। कहाँ से भगा दिया गया? जो नवाब थे वो एक्यूज थे आपको कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं रिबेलियस चिफ और तालुकदार्स को अपने एरिया में। तो देखो हम लोग बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि 1856 में 1856 में जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनको डिथ्रोन किया जाता है और एग्जाइल कर दिया था कलकत्ता में कि वो अपने जगह को चला नहीं पा रहे हैं, मिसगवर्न हो रहा है उनका जगह। नवाब वाजिद अली शाह जो थे वो लास्ट रूलर थे अवध के, ये याद रखिएगा, अवध के लास्ट रूलर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सीएपीएफ में पूछा गया लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट जो रूलर थे वो आपको थे अवध के। एक प्रिंसली स्टेट है नॉर्दर्न इंडिया में और इनको डिपोज किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डलहौजी, देखिए 1853 में ट्रेन वाली बात आई होगी आपको, फर्स्ट ट्रेन जो चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डिपोज किया गया था, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस वक्त, जो एक्यूज करते हैं इनको कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से चला नहीं पा रहे हैं और जो वेलफेयर सब्जेक्ट्स उसमें ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एनेक्स करती है अवध को और इसको लाती है अपने डायरेक्ट रूल के अंदर में, याद रखिएगा डायरेक्ट रूल के अंदर में लाती है। और साथ साथ में ही ये जो बेसिक इसका जो मेन रीजन था ना, ये भी एक वजह था जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 और इंटेंसिफाई होता है, क्योंकि जो अवध के लोग थे वो रिजेंट करते हैं ब्रिटिश के इंटरफेरेंस को और इनजस्टिस को। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्टेटमेंट 2
नवाब जो थे उनको एक्यूज़ किया गया कि वो रिवेलियस चीफ्स और ताल्लुकदार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो चीफ और ताल्लुकदार जो थे वो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे और नोबल्स थे, जिनके पास कंसिडरेबल पावर था और इन्फ्लुएंस था अवध में। दे ऑफन डिफाइंड द अथॉरिटी ऑफ नवाब एंड रेसिस्टेड हिज अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम। मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई भी चीज़ ब्रिटिश के बोलने पे अगर ये थोड़ा भी इधर उधर करते थे तो इनके जो नवाब्स थे, ताल्लुकदार थे, वो इनका अपोज करते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। और जो जो थ्रेट और स्टेबिलिटी की बात होती है, इसीलिए जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था ना इस पर, क्योंकि ये जो रिवेलियस चीफ्स थे और ताल्लुकदार थे वो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको मिसगवर्नेंस के लिए हटा दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी इसको सपोर्ट कर रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद ददनी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मत स्किप करना। ददनी सिस्टम से प्राइमरली एसोसिएटेड कौन है, तो बिल्कुल वो है आपको टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात होगी। ददनी सिस्टम जो था वो एक तरीके का बिजनेस मैनेजमेंट था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, बंगाल में इन 18th सेंचुरी। यह जो बेसिकली अगर ददनी सिस्टम की बात करें तो कंपनी क्या करती थी, लोकल मर्चेंट्स को बोलती थी कि आप गुड्स को प्रोक्योर कीजिए, स्पेशली गुड्स में भी किस चीज़ को, गुड्स में से टेक्सटाइल को। ठीक है, और जो मार्केट से प्रोक्योर करेंगे और ददनी मर्चेंट्स, इन्हीं को ददनी मर्चेंट्स कहा जाता था, क्योंकि ये करते क्या थे, ये ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ये चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे और एडवांस पहले रिसीव करेंगे कंपनी से, ये आपको डिलीवरी करना है गुड्स का, और वो भी कुछ कंडीशन और टर्म पे, तो इसी को ददनी कहते थे। तो ददनी सिस्टम जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन और क्राफ्टमैनशिप को रीजन में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द पेनिट्रेशन ऑफ इंग्लिश इनटू बंगाल इज आर करेक्ट। तो कैसे ब्रिटिश कलकत्ता में या बंगाल में एंटर करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात जानिए कि एक मिनट, तो यहां पे दो ऑप्शन मिसिंग था। ठीक है, चलिए देखते हैं। जॉब चार्नोक अराइव करते हैं सूतानती इन अगस्त 1690 और वो फाउंडेशन स्टोन को ले करते हैं फॉर कलकत्ता, जो बाद में ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के एम्बेट में आता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। इसमें कह रहा है करेक्ट पूछ रहा है, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट नियर द फोर्ट विलियम्स इन कलकत्ता। तो देखिए सेकंड तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है। अगर हम लोग बात करें जॉब चार्नोक के बारे में, वो अराइव करते हैं सूतानौती में अगस्त 1960 को और फाउंडेशन स्टोन ले करते हैं फॉर द कलकत्ता, जो बाद में बन जाता है हार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। जॉब चार्नोक जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फाउंडर ऑफ कलकत्ता, नाउ कलकत्ता कहा जाता है इनको, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करते हैं कि वो किस तरीके से ब्रिटिश के प्रेजेंस को बंगाल में स्टैब्लिश करें। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं, कोई भी फोर्ट को बिल्ड नहीं करते हैं, वो फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में। ठीक है ना, फोर्ट विलियम्स कलकत्ता जो है वो कब बनाया गया था, 1699 के आसपास, या इसको मान लीजिए नियरली 1700 के आसपास। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डुअल गवर्नमेंट के बारे में। क्वेश्चन आपको क्लास 12th ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है, देखते हैं। हाँ, कह रहा है एज द दीवान द कंपनी डायरेक्टली कंट्रोल द पुलिस एंड जुडिशियल पावर। देखिए पुलिसिंग और जुडिशरी दीवान के तौर पे कंपनी डायरेक्ट कंट्रोल में ले रही थी पुलिसिंग और जुडिशरी सिस्टम को। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में था, तो एडमिनिस्ट्रेशन था आपको किंग के हाथ में, जो प्रोविंशियल किंग थे उनके हाथ में। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड देख रहा है अंडर द पावर ऑफ निजामत कंपनी डायरेक्टली कलेक्टेड द रेवेन्यू। अंडर द पावर ऑफ निजामत, देखिए निजाम का मतलब ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो यहाँ पे ये इशू हो गया ना। तो अगर हम लोग बात करें दोनों का दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है, क्योंकि अगर डुअल गवर्नमेंट की बात करें तो कंपनी को ऑथराइज था कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे प्रोविंस से एज अ दीवान, तो दीवानी राइट्स ही होता है रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू राइट्स हो गया, और अगर निजामत की बात करेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोनों का दोनों रॉन्ग है, आंसर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन आपको क्लास 12th ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 3 से लिया गया है। कह रहा है बाय द चार्टर एक्ट 1813 द ट्रेड मोनोपोली। देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपको बहुत चीज़ें निकल के आएंगी, देखते हैं कि करके क्वेश्चन पूछ कह रहा है, ये पहले हम लोग फोकस करेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो चार्टर एक्ट 1813 के एम्बिट में ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज एंडेड इन इंडिया। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बात है,
ट्रेड मोनोपोली, देखो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि 13/7 छूट गया, तो टी विथ ट्रेड बचा था बस, और ट्रेड विथ चाइना बचा था, इंडिया के ट्रेड को ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833 रिस्टोर्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। तो देखिए स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट है विथ रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट 1833, क्योंकि ये क्या किया था, ये जो बचा हुआ जो मोनोपोली था ना, ट्रेड और टी विथ ट्रेड एंड टी विथ ट्रेड विथ चाइना, ये इसको भी खत्म कर दिया था। तो कंपनी रिस्टोर नहीं किया था इसको, कंप्लीटली फिनिश कर दिया था, तो ये भी ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो आंसर हमारा हो गया 2। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहां पे आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और उसके एमेंडमेंट प्रोविजंस, ये क्वेश्चन आपको क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है, करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एम्बिट में ये पता होगा आपको, ये प्रोवाइड करती है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774, तो 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला तो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर तो आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। अगर हम लोग बात करें चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 जो था ना, वो कंपनी के ट्रेडिंग मोनोपोली को एंड करती है, एक्सेप्ट ट्रेड एंड चाइना के साथ वो कर सकते हैं बस, टी के साथ टी की ट्रेड हो सकती है और ट्रेड विद चाइना हो सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चार्टर एक्ट 1813 में ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज एंडेड। ठीक है, चलिए अब कह रहा है चार्टर एक्ट 1833 इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश। नो, ये तो आया नहीं, ब्रिटिश क्राउन में तो 1857 के बाद आया था, 1858 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा ये रॉन्ग हो गया, तो 1 और 2 करेक्ट है, आंसर ए हो गया। चलिए इसी तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए कह रहा है लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में अगर बात होगा तो देखिए इसको कहते थे जागीरदारी सिस्टम। सेकंड कह रहा है लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स, अगर रेवेन्यू फार्मर्स की तरह से दिया जाए और रेंट कलेक्टर फार्मर्स को बनाया जाए तो ये क्या होगा, ये आपको जमींदारी सिस्टम होगा। ठीक है, तो वैसे भी रेवेन्यू फार्मर्स की जब बात हो, रेवेन्यू फार्मर्स की जब बात होगी तो आप समझ लेना जमींदारी सिस्टम की बात हो रही है। वैसे फार्मर्स जो रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट विद द राइट टू सबटेल, राइट टू सबलेट, मॉर्गेज, गिफ्ट और सेल। ठीक है ना, तो देखिए पीजेंट्स की बात करेंगे तो पीजेंट्स को कहते हैं रैयत, रैयत। ठीक है, तो ये रैयत तो रैयतवारी सिस्टम से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और फिर अगर महल्स की बात करेंगे तो जो इच महल्स होते थे वो कंप्राइज करते थे एक या एक से ज़्यादा विलेज, तो ये महलवारी सिस्टम था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो सेगमेंट है महलवारी सिस्टम पहले कहाँ पे लगाया गया था, फिर रैयतवारी सिस्टम कहाँ कहाँ लगाया गया था इंडिया के पार्ट में। तो ए का हो गया 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Which one of the following statement is correct about evolution of civil services in India? सिविल सर्विसेज को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अपनी फ्रेम मानते थे, स्टील फ्रेम, मतलब अगर सिविल सर्विसेज ना हो तो फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं पाएगी। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो रियल फाउंडर थे ब्रिटिश सिविल सर्विसेज इन इंडिया की। बिल्कुल, लॉर्ड जो कॉर्नवालिस हैं उनको कहा आता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सी कह रहा है इंडियंस वेयर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द सिविल सर्विसेज। देखो इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो किसी भी एंगल से नहीं मिलता था, मतलब आप 28 साल के अंदर अंदर आपको एग्जाम देना है, या फिर मान लो 23 साल एक्सटेंड हो गया बहुत सारे ऑब्लिगेशंस के बाद। लेकिन ये एग्जाम का सेंटर कहाँ पड़ता था लंदन में। आप मुझे बताओ कितने सारे इंडियन थे जो लंदन एफोर्ड कर सकते थे। चलो चले भी गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से डेलिब्रेट सेट किया जाता था, इस तरीके से माउल्ट किया जाता था कि वो सारे क्वेश्चंस आपको ब्रिटिश रेजिडेंट्स के फेवर में होंगे। ठीक है, तो इंडिया के लिए डिफिकल्ट होगा ही। तो ए और बी करेक्ट है, सी रॉन्ग है, आंसर हमारा डी हो गया। अब देखिए कह रहा है ड्यूरिंग इंडियाज colonial period the theory of downward filtration was related to। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन यही मतलब है कि मान लो कि देखो ये वैसे तो रिलेटेड है एजुकेशन से, ये समझ लो पहले एजुकेशन से रिलेटेड है।
मतलब क्या कहता है ना कि आप पहले ना इलीट लोगों को, जो पढ़े लिखे समझदार वर्ग है इंडिया में, उनको एडुकेट करो, उनको हायर करो, उनसे जॉब लो, और जो ब्रिटिश रेसिडेंट्स होंगे मतलब उनको इनसे मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, उनको इनसे मदद मिलेगी। तो जो इलीट लोग होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, उनको पढ़ाएंगे और अच्छे से ट्रेन करेंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, मॉडर्न एजुकेशन सिखाएंगे, और ये लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मासेस को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। ठीक है, मतलब आप ये जो सीखेंगे ये दूसरे को सिखाएंगे, तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड है। ये प्रोपाउंड किया गया था लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। लॉर्ड मैकॉले जो ये मानते थे कि कंपनी का मेन पर्पस है कि वो एजुकेट करेंगे एलीट ग्रुप को इंडियन पॉपुलेशन के बीच में से, और बाद में क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ये लोग, और बाद में मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन को ये लोग मासेस में स्प्रे करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, नेटेस्ट्रिंग मिथेनोइक एसिड, बी स्ट्रिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड। सबसे पहले हम लोग कुछ एसिड के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे बात करें साइट्रिक एसिड के बारे में, तो साइट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेमन्स, लाइम, ऑरेंजेस, ये सब। मैलिक एसिड की बात कर ले, मैलिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैलिक एसिड ये आपको एप्पल्स में काफ़ी हाई मात्रा में होती हैं। अब देखो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे। तो जब आप ऑक्सैलिक एसिड की बात करोगे ना, तो ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट्स में और टोमेटो में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा करेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेटेस्टिंग की। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर में पाया जाता है। ठीक है ना, एसिटिक एसिड विनेगर, जो करेक्ट है उसको छांट लेते हैं पहले। बी स्ट्रिंग में अगर बात करें तो बी स्ट्रिंग दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी स्ट्रिंग की बात करें तो फॉर्मिक एसिड आप सुने होंगे, जो एंड में भी होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसको हम लोग साबुन बनाने में, क्योंकि इसमें हाई फैटी एसिड होती है ये। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड होता है बी स्ट्रिंग में, तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। खोजना है हमें करेक्ट आंसर, तीसरा रॉन्ग है, तो तीसरा ये स्टेटमेंट कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, टार्टरिक कहाँ कहाँ पाया था, टार्टरिक की बात कर लेते हैं, ग्रेप्स में, टेमरिन में, एप्पल्स में, एप्रिकॉट्स में, बनानास में। क्लियर है, तो हमारा 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है एंड 4 करेक्ट है। ठीक है, 1, 2 एंड 4 आंसर हमारा सी हो गया। कह रहा है विथ रेफरेंस टू पीएच वैल्यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीएच की बात करें तो एक स्केल है, लॉगरिथमिक स्केल है। ठीक है, 0 फॉर न्यूट्रल, इस साइड आ जाओ। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे, मान लो 7 फॉर न्यूट्रल। ठीक है, 0 न्यूट्रल नहीं होता, ये 0 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, 7 से इस तरफ जाओगे तो ये बेसिक कैरेक्टर्स को करेगा, ये जो होता है हाईली बेसिक हो गया, और इस तरफ मूव करेंगे तो एसिडिक होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है न्यूट्रल होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जैसे जैसे आप हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो पीएच वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। देखो हाइड्रोनियम आयन जो है ना वो आपको कैटायन है, हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये कैटायन होता है। अगर इसकी हम लोग वाटर में इसको मर्ज करेंगे ना, तो अगर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वाटर में तो ये क्या करेगा, अगर हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है पानी में तो पीएच क्या होगा, H+ रिलीज होगा, तो पीएच डिक्रीज होता है, तो पीएच H+ का रिलीज होता है, उसमें H+ रिलीज होगा, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर को और बढ़ा देगा। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, 7 से नीचे, मतलब पीएच वैल्यू घटेगी, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजने बोला है तो पहला तो होगा नहीं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 6.8 to 7.0। 6.8 से 7.0 हमारी बॉडी काम करती है पीएच के लिए। तो अगर पीएच की बात कर ले तो हमारी बॉडी आपको 6.8 से 7.0 काम नहीं करती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। पीएच ऑफ द बॉडी है 7 से लेके 7.8। 7 से 7.8 के रेंज में फॉल करती है पीएच ऑफ द बॉडी। पीएच ऑफ रेन वाटर की बात कर लेते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना है तो
रेन वाटर की पीएच अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ये लेस देन 5.6 आपको दिखेगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो टूथ डिके होता है, दांत जो खराब हो जाते हैं हमारे माउथ में, वो बेसिकली उनका पीएच ना 5.5 से लोअर हो जाता है, मतलब एसिड रेन से भी लोअर हो गया एसिडिक कैरेक्टर, तब हमारा दांत सड़ना शुरू होता है। समझ रहे हो आप? तो आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होगा? एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शो करते हैं, अपने चेंज में, अपने चीज़ों में चेंज लाके या फिर सेम रह के, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लिटमस सॉल्यूशन जो है ना, लिटमस सॉल्यूशन की बात करेंगे, प्योरली डाई, ये प्योर डाई है। एक्सट्रैक्ट कहां से होता है? लाइकेन से होता है। लाइकेन क्या होता है ना, लाइकेन ये ना एक तरीके से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। मतलब क्या हुआ, कहीं पे पॉल्यूशन ज्यादा है ना तो लाइकेन एग्जिस्ट नहीं करेगा ढंग से। और लाइकेन क्या है? अलगी और फंगाई का सिम्बोइज्म है, आपस में मिल बांट के रहते हैं। अलगी देती है फूड, फंगाई देती है होम, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया आपको, ठीक है। तो लिटमस क्या है? सॉल्यूशन है जो प्योर डाई है, एक्सट्रैक्ट होता है आपको लाइकेन से, जो कॉमनली यूज किया जाता है इंडिकेटर की तरह। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो नीदर एसिडिक होता है नॉर बेसिक होगा, ठीक है। तो जब भी वो नॉर्मल फॉर्म में होगा तो वो पर्पल होगा, तो वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो पहला तो करेक्ट हो गया। अब देखिए, एक तो आपको पेटूनिया जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल मटेरियल्स हैं, जैसे रेड कैबेज हो गया, लिव्स हो गया, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स हो गए, मतलब जो फूल के पत्ते होते हैं, फूल के छिलके। कुछ फ्लावर्स ऐसे जैसे हाइड्रेजिनिया, पेटूनिया और जेरेनियम, ये सारे ना नेचुरल आपको इंडिकेटर हैं, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज और फेनफ्थेलिन की बात कर ले, मिथाइल ऑरेंज और फेनफ्थेलिन की, तो ये दोनों आपको सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जो कि लैब मेड हो, मैन मेड हो, ठीक है। तो हमारा सिर्फ 1 और 4 होगा, वो नेचुरल होंगे। चलिए अब कह रहा है टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। जैसे मान लो आपके ऐसे बीकर है ना, तो आप क्या करोगे, जब भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है, मतलब उसके कंसंट्रेशन को सॉल्वेंट ज्यादा मिक्स करना है, ठीक है, तो आप ना एसिड को मिलाओगे पानी में, मतलब पानी पहले रहेगा फिर आप उसमें एसिड लाके मिलाओगे। अगर इसका रिवर्स कर देंगे ना, जैसे मान लो एसिड इसमें है और पानी बाद में लाके डाल रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फायर हो जाएगा या फिर ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल हो जाएगा और हाथ वाथ जल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर की जो है ना हीट कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मतलब उसकी हाइयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो वेसल होगा ना वाटर का, वो कोल्ड वाटर होता है, मतलब कोल्ड होता है, और वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा एसिड से ज़्यादा, मतलब जो एसिड करेगा ना उसकी हीट को एब्जॉर्ब, वो उससे ज़्यादा भी वाटर कर लेगा। तो अगर हम लोग वाटर को ऐड करते हैं एसिड में, तो सडनली ज़्यादा हीट जनरेट होगा और सॉल्यूशन क्या होगा, बॉयल भी कर जाएगा, बहुत वायलेंट हो जाएगा। स्प्लैश किया तो हमारा हाथ भी जल जाएगा। तो बेसिकली यही एक रीज़न है, एसिड जो होता है वो ऐड किया था वाटर में टू डाइल्यूट एनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लाइक H2SO4 जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, यही तो एक रीज़न है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नाउ गोल्ड स्मिथ यूजेज एक्वा रेगिया, जो कि प्रिपेयर किया किससे किया जाता है? एक्वा रेगिया को प्रिपेयर करते हैं हम लोग किससे? सीधी सी बात है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये एक कॉम्बिनेशन होता है। एक्वा रेगिया एक एसिडिक, कोरोसिव और ऑक्सीडेटिव मिक्सचर होता है। 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl is to HNO3, अगर हम लोग लेते हैं HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, तो 3 पार्ट HCl का लो, 1 पार्ट इसका लो, ठीक है। 3:1 के रेशियो में जब इसको मिक्स करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ना, वही होता है एक्वा रेगिया, ठीक है। नाम बहुत अच्छा है, एक्वा रेगिया। अब इसको एक्वा रेगिया कहते हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द फ्यू एसिड मिक्सचर्स जो कि डिसॉल्व करता है नोबल मेटल्स को, नोबल मेटल्स को, जैसे गोल्ड हो गया Au, प्लेटिनम हो गया Pt और पैलेडियम हो गया Pd, ठीक है। चलिए
अब कह रहा है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा इज यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। चलिए, और थर्ड कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर आर प्रोड्यूस्ड इन हेंसक्लेवर प्लांट। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट की बात हो रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, तो ये हो गया, देखो बाई, देखिए बाइकार्बोनेट आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बी से बाई आ रहा है तो बेकिंग सोडा। ये यूज कहां पे होता है, ये होता है यूज बेकरी में, फ्लफी बनाने हो बिस्किट्स को। जबकि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का क्या मतलब हुआ, Na2CO3, ये हुआ आपको वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा हुआ है। इसको यूज करते हैं लोग डिटर्जेंट में, ठीक है। चलिए, तो एनहाइड्रस, अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसको हम लोग बेकिंग सोडा नहीं कहते, ये वॉशिंग सोडा होता है। स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, 1 रॉन्ग हो गया। चलिए, अब दूसरा देखते हैं, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। बिल्कुल, बेकिंग सोडा को यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट में, ये 100% करेक्ट है। थर्ड कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस इन हेंसक्लेवर प्लांट। जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ये प्रिपेयर किया जाता है हेंसक्लेवर प्लांट में, जिसको हम लोग बैकमैन प्लांट भी कहते हैं। इसको जरूर जान लीजिएगा, बैकमैन प्लांट भी कहते हैं। तो दोनों करेक्ट है, 2 और 3, आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी बात करेंगे इस तरह के क्वेश्चन की तो आपको याद रखना, यहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको निकल के मिलते हैं। अगर हम लोग आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग की बात करें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि सुनते आते हो तो एथिलीन होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नेचुरल जो फ्रूट राइपनिंग होता है, फ्रूट जब पकता है वो किस वजह से पकता है, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे बेकिंग सोडा की, तो ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया NaCO3। सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है। क्वार्ट्ज की बात कर लेते हैं, सोडियम सिलिकेट होता है, SiO2, सोडियम डाइऑक्साइड भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, क्वार्ट्ज। ये इसको क्वार्ट्ज को कहाँ यूज करते हैं, ऑसिलेटर बनाने में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऑसिलेटर बनाने में यूज करते हैं, क्लॉक्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हो गया। तो आंसर हमारा हो गया फर्स्ट का 3, सेकंड 4, 3 4 1 2, 3 4 1 2, हमारा आंसर बी हो गया। चलिए, अब बोल रहा है विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये हमें बताते हैं। देखिए, प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, POP जो होता है ना, वो अच्छे से सेट करता है जब हम लोग NaCl यूज करते हैं तो, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। जिप्सम जो है वो ऐड किया जाता है सीमेंट में कि वो स्लो कर दे रेट ऑफ सेटिंग्स को। सेटिंग्स कहने का मतलब, देखो जब भी आप सीमेंट डालोगे ना, तो वो ना हम लोग कोशिश करते हैं कि वो धीरे धीरे सेट करे, मतलब धीरे धीरे सूखे, धीरे धीरे ठोस हो। ऐसा क्यों होता है ना कि जितना ज़्यादा टाइम बीतेगा ना, उतना ज़्यादा ये अच्छे तरीके से सेट करेगा। सेटिंग एक वर्ड है, सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा फोकस्ड होता है, तो सेटिंग हो जाएगा। मतलब क्या है कि टाइम के साथ ना उसकी मॉइस्चर धीरे धीरे सूखेगी, तो और जितना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसका बढ़ते चला जाएगा, तो वो अच्छे तरीके से होता है। तुरंत अगर सूख जा रहा है तो कहीं ना कहीं गीला रह जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें वो रह जा रहा है, नमी रह जा रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो जिप्सम जो है वो आपको एडेड है, सीमेंट में स्लो कर ऐड करते हैं हम लोग, ताकि उस रेट ऑफ सेटिंग्स को स्लो कर दे। रेट ऑफ सेटिंग्स अगर स्लो होता है ना, तो इससे क्या होता है, रेट ऑफ सेटिंग्स जैसे जैसे स्लो होता है वैसे आपको वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो हमारा बिल्कुल ये करेक्ट है। ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखिए, ये भी सही है। अब देखो, हम लोग समझते हैं बेरियम एंड स्ट्रोंटियम, ये आपको फ्री नेचर में पाया जाता है। देखिए, बेरियम और स्ट्रोंटियम की बात करें ना, ये आपको फ्री नेचर में कभी नहीं मिलता है एज ए फ्री एलिमेंट। ये जो दो हैं वो बिलोंग करते हैं आपको ग्रुप 2 ऑफ प्रेडिक्टेबल। जब आप ग्रुप 2 देखिएगा, उसके प्रेडिक्टेबल वाले सेगमेंट में ये मिलता है। द मेटल्स जो इस पर्टिकुलर ग्रुप 2 के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये कभी भी आपको एटमॉस्फेयर में इस तरीके से फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, ब्लीचिंग के पाउडर के बारे में कौन एंड ट्रू है, तो हम लोग बात कर लें। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए, इसमें क्या होता है ना, यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको यूज करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 कर लो,
या फिर CaOCl या Cl लिख सकते हो इस तरीके से। वाइट सॉलिड होता है। कॉमर्शियल सैंपल अगर आप लेने जाओगे तो थोड़ा येलो दिखता है। यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यह रिलीज करता है क्लोरीन को जब आप रिएक्ट करते हो डाइल्यूट एसिड के साथ। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। आप अगर कभी पानी को यूज़ किए होगे ब्लीच्ड वाटर को तो आपको पता चला होगा। और ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, इट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, जो हो गया वो ट्रू नहीं है। यह थोड़ा लाइट येलो कलर का होता है, यह एक ऑक्सीडेंट है, यह रिलीज करता है क्लोरीन आफ्टर द रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन है आयनिक कॉम्पोजिशन पे है, IAS प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया है। कह रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द आयनिक कंपाउंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, तो ये अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सेकंड कह रहा है आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट, यहाँ पे क्लीचे पॉइंट है, आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। दो तो रॉन्ग हो जा रहा है, तो यहाँ तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो ब्रेक करते हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस में। तो एक चीज़ आप याद रखना, जो आयनिक कंपाउंड है ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में बनते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो। अल्कोहल्स जो है उनकी बहुत ही लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टर्म होता है, अगर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं इसके क्योंकि ये आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें जो जैसे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, मान लो ये एक आपको डाइलेक्ट्रिक सीट है, स्लैब है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें चार्ज स्टोर तो होगा, स्टोर नहीं होगा, लेकिन चार्ज उसके सरफेस पे एक्यूमुलेटेड होगा, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा इधर से उधर। डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटर भी मान सकते हो और उसकी तरह बिहेव भी कर सकते हो, लेकिन इंसुलेटर में बिल्कुल चार्ज स्टोर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस पे रहता है, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। तो अल्कोहल जो होता है बहुत ही लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है, जिसमें क्या होता है कि वो इतना वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस एंड आयनिक कंपाउंड कि वो उसको तोड़ ही नहीं पाता है, ठीक है। तो वो उस फोर्स को ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाता है, अल्कोहल की बात हो रही है। सो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में, जैसे NaCl ले लो, KCl ले लो, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। आयनिक कंपाउंड अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करें तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि आयंस में टूटेंगे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जाएगा। तो सेकंड हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, सोप रिमूव्स ग्रीस बाय। सोप किस तरीके से रिमूव करता है ग्रीस को, तो वो करता है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से। इमल्सिफायर्स जो होते हैं वो यूजुअली लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं जिसमें पोलर ग्रुप होता है, जैसे सोप हो गया। जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इसको कहते हैं C17, जैसे H235, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हुआ। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन कंपोनेंट, कार्बन मीन्स कार्बन कंपोनेंट, ठीक है ना, जो कि सॉल्युबल होता है फैट में, ठीक है ना। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होता है जो कि सॉल्युबल होता है फैट में, ठीक है। सेकंड पार्ट की अगर बात कर ले तो डिजॉल्व्ड पोलर पार्ट होता है जो कि डिजॉल्व होता है वाटर में। तो जैसे देखिए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन क्या हो गया, C17 H35, ठीक है, तो ये फैट में डिजॉल्व होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होता है, डिजॉल्व पोलर, जो पोलर पार्ट होता है, जैसे COO- Na ले लो, ठीक है, Na+, तो ये वाटर में डिजॉल्व होता है। तो हम इमल्सन की प्रोसेस की बात करें तो जो डाइपोलर अल्कलाइन ग्रुप होता है सोप का, वो डिजॉल्व कर जाता है ऑयल और ग्रीस में। तो डाइपोलर अल्कलाइन ग्रुप होता है सोप का, वो डिजॉल्व कर जाता है ऑयल और ग्रीस में, फैट में, ठीक है। और ये क्या करता है, जो पोलर ग्रुप होता है वो डिजॉल्व कर जाता है वाटर में, ये वाटर में चला गया। इससे क्या हुआ, जब उसको रगड़ेंगे तो ये फैट वाला जो मॉलिक्यूल होगा, जब फैट के साथ डिजॉल्व हो जा रहा है, ग्रीज के साथ सस्पेंड हो जा रहा है ना, वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्मूथली वाटर के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। यही होता है, उसमें एक हेड और टेल होता है, इसको हम लोग समझते हैं एक हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, एक हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब उससे डरता है, तो ये फैटी वाला हाइड्रो से डरता है क्योंकि वो ऑयल के साथ मिक्स हो गया ग्रीस के साथ, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि ये आपको फैटी एसिड, फैटी में मतलब फैट्स में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये ही बेसिक फंक्शन है, बेसिक चीज़ें को इतना ही समझते हैं। अब बात कर रहे हैं डिटर्जेंट्स ईजिली रिमूव ऑयल्स एंड डर्ट फ्रॉम डर्टी गारमेंट्स। बिल्कुल, अभी मैंने जस्ट आपको समझाया।
सेकंड कह रहा है डिटर्जेंट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। देखो अगर हम लोग बात करें तो डिटर्जेंट जो है वो इजीली रिमूव करता है ऑयल को डर्ट और डर्टी गारमेंट से। जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है जब आप सोप और डिटर्जेंट मिलाइएगा। तो देखो हम लोग सरफेस टेंशन की बात कर लें जब तो ये एक बहुत बड़ा वजह होता है जब वाटर के ड्रॉपलेट को आप गिराते हो ना तो वो स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि इससे क्या होता है वो सरफेस पे एक टेंशन लगता रहता है जो उसको स्फेरिकल शेप देता है। ठीक है, जब भी आप एक बूंद पानी को ऐसे उठाओगे हाथ में तो वो ना इसकी शेप ही ऐसी होती है, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन होता है, उसका सरफेस जो होता है वो टेंशन मोड में रहता है, वो स्फेरिकल। जब भी किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली छोड़ोगे ना तो इन्वायरमेंट में नेचर में वो सर्वाइव करने के लिए मिनिमम पॉसिबल एरिया को कवर करने की कोशिश करेगा। ये बेसिक रूल्स ऑफ नेचर है। जैसे किसी भी चीज़ को आप डिस्टर्ब करोगे ना तो वो कोशिश करेगा कि वो साइन वेव के फॉर्मेशन में हो, साइन वेव में हो। ठीक है, क्योंकि नेचुरल जो ऑसिलेशंस होता है वो साइन वेव को सपोर्ट करता है। उसी तरीके से जब भी कोई चीज़ को आप छोड़ोगे नेचुरली तो वो कोशिश करेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट एरिया को कवर करे, तो स्फेरिकल एरिया सबसे स्मॉलेस्ट एरिया में कवर करने की बात करेगा वो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो बिल्कुल ये तो करेक्ट है, लेकिन डिटर्जेंट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ये नहीं होता, वो रिलीज कर देता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को, वीकेंड कर देता है। जब भी आप सोप और डिटर्जेंट मिलाओगे तो उसकी जो सरफेस टेंशन होती है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। जो सोप और डिटर्जेंट होता है मॉलिक्यूल वो आपको सरफेस पे सारे के सारे एग्रीगेट करेगा वाटर को, इस तरीके से वो वीकेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा रीजन रॉन्ग हो गया, असर्शन करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए बात कर रहा है सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन मेक मोर लेदर इन हार्ड वाटर। ठीक है, थर्ड रीजन कह रहा है सिंथेटिक डिटर्जेंट मेक्स फॉर्म सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द हार्ड वाटर। ये आपको IAS प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जब भी बात करेंगे तो कोई भी डिटर्जेंट होगा वो इजीली रिमूव करेगा ऑयल को, ये तो हम लोग अभी जान के गए हैं हम लोग। लेकिन अगर सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करते हैं डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो आपको सोप से डिफरेंट होते हैं। इसको यूज किया जाता है कपड़े को साफ करने में, लेकिन कपड़ों को कब साफ करेंगे, हम लोग यूज कौन सी वाटर करेंगे, हार्ड वाटर करते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर एज डिटर्जेंट डज नॉट फॉर्म एनी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। जब भी हम लोग इसको कोशिश करेंगे किसी कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ यूज करने के लिए ना तो कोई भी प्रेसिपिटेट बनाएगा ही नहीं, तो साफ कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो बात को, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है वो मोर लैथर बनाता है हार्ड वाटर में, ये सही है। सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर्म्स सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विथ हार्ड वाटर। बिल्कुल, अगर हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को यूज करेंगे तो कोई भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डिटर्जेंट जो होते हैं वो हम लोग सोप से थोड़ा अलग होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं क्लीन क्लोथ्स करने के लिए हार्ड वाटर के साथ, क्योंकि डिटर्जेंट जो होते हैं ना वो आपको इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं जब हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, यह एक रीज़न है कि आप डिटर्जेंट जो होता है वो ज़्यादा फोम प्रोड्यूस करता है हार्ड वाटर के साथ और ऑयल एंड डस्ट को ईजिली रिमूव करता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्स्ड एज डिटर्जेंट इन वॉशिंग पाउडर सो दैट टू मेंटेन ड्राइनेस ऑफ पाउडर। देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट ये दो होते हैं वो मिक्स्ड एज डिटर्जेंट इन वॉशिंग पाउडर, क्योंकि हम लोग ड्राइनेस ऑफ द पाउडर को मेंटेन करना चाहते हैं, साथ में ही बेसिसिटी ऑफ पाउडर भी मेंटेन करना चाहते हैं। देखो जब भी आप सोडियम सल्फेट यूज करोगे वॉशिंग पाउडर में तो ये बेसिसिटी ऑफ द पाउडर को इंक्रीज कर देगा। सोडियम सल्फेट क्या करेगा, बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगा। एडिशन ऑफ सोडियम सिलिकेट की बात कर लेंगे तो ये क्या करेगा, पाउडर को क्रिस्टलाइन बनाएगा, क्रिस्टल बना के रखेगा। ठीक है, क्रिस्टल बना के रखेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होता है, पाउडर जो होता है ड्राई होता है। जब भी आप देखना, जब भी आप जाओगे डिटर्जेंट को छूने के लिए भीगे हाथों से तो फिर वो एक तरीके अलग एक क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेगा, फिर वो सूखा सूखा ड्राई सा लगेगा। तो ये दोनों होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, एटलीस्ट कम से कम आपको ये याद होना चाहिए सिलिकेट होता है, और सोडियम सल्फेट हम लोग मिक्स करते हैं डिटर्जेंट में। सोडियम सिलिकेट जो मिक्स करते हैं सिलिका ऐसा क्रिस्टल की तरह यूज करते हैं, सोडियम सल्फेट जो यूज करते हैं उसमें बेसिसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन हम लोग दैट डिटर्जेंट बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल
जब हम लोग करेंगे तो ड्राइनेस बढ़ेगा और साथ साथ में विस्कोसिटी ऑफ द पाउडर बढ़ेगा। दोनों करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो गया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। चलिए, अब कह रहा है द केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी फॉर फॉस्फोरस नीड फॉर प्लांट। बिल्कुल करेक्ट है, प्लांट को रिक्वायरमेंट है फॉस्फोरस की। अब कह रहा है 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर कैन बेयरली सप्लाई 2 और 3 kg ऑफ फॉस्फोरस। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। एक सब्सटेंस होता है जो कि सॉइल में डालते हैं हम लोग ताकि हम लोग इंप्रूव कर सके प्लांट की ग्रोथ और यील्ड को। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, इसको एनपीके फर्टिलाइजर कहते हैं। काफ़ी पॉपुलर है नेम, एनपीके फर्टिलाइजर। ये नेसेसरी होता है एलिमेंट्स ऑफ प्लांट में। अगर हम लोग 1.5 से लेकर 3 kg मैन्योर्स या फर्टिलाइजर को यूज करेंगे ना, तो फॉस्फोरस आपको 1 मेट्रिक टन ऑफ एन ऑर्गेनिक मैन्योर से निकलेगा सिर्फ 1.5 और 3 kg का। समझ रहे हो, मतलब मैंने रिवर्स बोल दिया थोड़ा। जैसे मान लो आप 1 मेट्रिक टन इतना ज़्यादा यूज़ करोगे मैन्योर को, नेचुरल मैन्योर को, ऑर्गेनिक मैन्योर को, तो आपको सिर्फ 1 से लेके या 1.5 kg का फॉस्फोरस मिलेगा। तो आप सोच लो क्या कॉस्ट बेनिफिट है, इतना फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है। सो केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, फॉस्फोरस नीड तो होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो ज़रूरत भी है और नेचुरली ऑर्गेनिकली आप इतना ही ले पाओगे, तो इसीलिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड रोल देख लेते हैं। नाइट्रोजन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, बिल्कुल करेक्ट है। फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट के लिए। पोटासियम रेगुलेटिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, स्टोमाटा जो ओपन एंड क्लोजिंग होता है आपको पता होगा। ठीक है, बोरोन में डिजीज रेजिस्टेंस होती है। देखो यहाँ पे ना सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम ये आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो एलिमेंट्स हैं प्लांट का। नाइट्रोजन डिफिशियंसी क्या होता है, प्लांट येलो हो जाएंगे, पेल हो जाएंगे, लिव्स आपको रिटार्ड होगा, फिर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा ढंग से। प्लांट एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को एज ए फॉस्फेट आयन, ये पूछता है एग्जाम में, ये एज ए फॉस्फेट आयन फॉस्फोरस को लेता है। बेसिकली ये फेवर करता है हेल्दी रूट्स को, किस तरीके से ग्रोथ होगा। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो होता है, जाइलम फिलोएम वाला कंसेप्ट। ठीक है, पोटासियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में। बोरोन की बात करें तो माइक्रो एलिमेंट है प्लांट का, इसकी डिफिशियंसी जो होती है वो हार्ट रॉट ऑफ बीट रूट जो होता है उसका, और इंटरनल कॉक डिजीज लाती है इन एप्पल। इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो ये इफेक्ट करता है रूट्स के नोड्यूल्स को। लेगुमिनस प्लांट में, लेगुमिनस प्लांट वैसे प्लांट्स जिनमें नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है, और ये किसी एक बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, उससे पूरी होती है। बोरोन भी हेल्पफुल होता है, किस तरीके से डिजीज रेजिस्टेंस चीज़ों को लाता है इन प्लांट। तो ये सारा का सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये ऑप्शन अनअवेलेबल हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए कह रहा है ओजोन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, ओजोन इज नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो देखो बिल्कुल ये अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो एक चीज समझते हैं, ओजोन जो होता है ना वो बना होता है आपको 3 ऑक्सीजन एटम से, O3 से, एक फ्री रेडिकल होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये रेडिकली आपको 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को गिव अप कर देगा, और इसी के साथ साथ क्या होता है ना, एक रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, तो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। अब देखो हम लोग बात करें तो ये बहुत ही रेयरली ना एक एटम ऑफ ऑक्सीजन को गिव अप कर देता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि टॉक्सिक होता है मोस्ट वाटर बॉर्न ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया, मोल्ड और यीस्ट, स्पोर्स, वायरसेस और हार्मफुल प्रोटोजोन्स को। ठीक है ना, इसीलिए ऑक्सीजन, ओजोन जो होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ओजोन जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। साथ साथ में ही दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं बन रहा कि रेडियो एक्टिविटी नहीं है तो वो किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ठीक है ना, तो ए और आर इज करेक्ट, पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, सो आंसर विल बी बी। चलिए अब कह रहा है इन द ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ, किसके थ्रू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब हम लोग ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, रिएक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो ये बनाएगा आपको Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होता है बेसिकली। तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, जो कि ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू मेक फायर प्रूफिंग क्लॉथ। एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं फायर प्रूफिंग क्लोथ्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से टेक्निकल टेक्सटाइल होता है ये, है ना। चलिए पैराथेलोडीन एक तरीके का कॉमन क्या है, एक नेचुरल बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। तो याद रखिएगा नेचुरल बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। पैराथेलोडीन की बात कर लेते हैं। तो ये नेचुरल बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड है और ये इसके पास कैपेसिटी है इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह यूज होता है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो ये आप इसको स्प्रे कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में आप कंसिस्टेंट रहो, इस चीज़ों से बहुत चीज़ सीखेंगे। ये हमारा लास्ट डेमो होगा, इसके बाद हम लोग डेमो प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगा, जो कि मिल रहा है आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको जुड़ना है तो यू कैन मैसेज अस ऑन टेलीग्राम ISP सिंप्लीफाई, ठीक है। थैंक यू।